Welcome to my YouTube channel, Informative Spot. In this session, we will discuss Wilson's theorem. To start with Wilson's theorem, let us discuss first the statement of Wilson theorem. जो हमारी स्टेटमेंट है विल्सन थ्योरम की, वो किस पे बेस्ड है कि कोई भी हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें प्राइम नंबर, हमारे पास कोई भी एक प्राइम नंबर होगा और उस पे कंडीशन क्या होगी कि फॉर एनी प्राइम p वी हैव p माइनस वन का जो फैक्टोरियल होगा किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा -1 मोडुलो p। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर है तो उसको मोड p की कॉन्ग्रुएंस में हम कैसे लिखेंगे कि जो प्राइम नंबर है उसमें 1 माइनस करके उसकी फैक्टोरियल, तो p माइनस वन का फैक्टोरियल किसके कॉन्ग्रुएंस आ जाएगा -1 मोडुलो p के, राइट। आप कोई भी प्राइम नंबर लोगे, कोई भी सपोज कर लो जैसे 23, तो 23 माइनस वन, तो 22 का फैक्टोरियल किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा -1 मोड ऑफ 23 के, राइट। तो आइए अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, राइट, तो वो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, राइट, 1 और अपने टेबल पे, तो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। तो दैट मीन्स जो प्राइम नंबर है हमारी वो 2 से स्टार्ट होते हैं। तो जो ये फर्स्ट रिजल्ट है हमारा फॉर प्राइम नंबर्स p 2 और 3 के लिए, ये रिजल्ट ऑब्वियस है, मीन्स ट्रू ही होगा। क्यों होगा, आप उठ करके देखो। अब हमने सपोज किया जो प्राइम नंबर है वो हमारा क्या है, 2 है। अगर प्राइम नंबर 2 है तो 2 लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। 2 तो 2 माइनस वन का फैक्टोरियल, तो 2 माइनस वन का फैक्टोरियल कितना है, 2 माइनस वन, 1 का फैक्टोरियल इज 1। तो ये जो 1 है, ये 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये 1, यहाँ पे कितना आ गया 1, तो 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडुलो p। क्या ये रिजल्ट ट्रू है, मोड p, और मोड p की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारे पास 2, राइट। तो ये माइनस इधर के +1, तो 2 हो गया, इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो 2। तो दैट मीन्स ये रिजल्ट तो हमारा ट्रू है, क्योंकि 2 डिवाइड्स 2 माइनस 0, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स 2। तो इसका मतलब P2 के लिए जो ये रिजल्ट है ये ऑब्वियस है कि ये ट्रू ही होगा। तो दैट मीन्स अब हम अगर P3 के लिए देखें, P इज इक्वल्स टू 3 के लिए, तो 3 माइनस वन का फैक्टोरियल किसके इक्वल आएगा, 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है हमारे पास, 2 के। तो दैट मीन्स कि जो ये 2 है वो कॉन्ग्रुएंट है क्या -1 मोडुलो किसमें, 3 में। क्या ये रिजल्ट ट्रू है, कैसे चेक करेंगे, 3 डिवाइड्स दैट नंबर माइनस ऑफ रिमाइंडर -1, क्या 3 2 + 1 3, यस, ये रिजल्ट भी क्या है हमारे पास ट्रू है, राइट। ये रिजल्ट भी क्या था हमारे पास ट्रू। तो इसका मतलब P2 और P3 के लिए जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है, ऑब्वियस है कि ये रिजल्ट क्या होगा, ट्रू ही होगा। अब हम जो हमारे नंबर है जैसे 5 7 9, इनके लिए हम रिजल्ट चेक करेंगे कि इनके लिए क्या ये रिजल्ट ट्रू भी है या फिर नहीं है, राइट। तो आइए अब चेक करते हैं 5 7 इनके लिए। अब हम p को क्या लेंगे, टेक p ग्रेटर देन 3, p को क्या लेना, 3 से बड़ा, क्योंकि 5 7 से स्टार्ट करेंगे, 2 और 3 के लिए रिजल्ट क्या हमारा ट्रू है। तो हम क्या करते हैं, एक सेट अज्यूम करते हैं a जो किस में बिलोंग कर रहा है, a जो है वो क्या है हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन p -1, राइट। जो ये सेट है वो कौन सा है, a कोई सेट लिया, दैट इज 1 2 3 अप टू सो ऑन p -1 के लिए। अब ये सेट एक कॉन्ग्रुएंस बनाने के लिए हमने लिया, एक सेट ले लिया a, ताकि हमारे पास क्या बन जाए, कॉन्ग्रुएंस बन जाए। कॉन्ग्रुएंस कैसे होते हैं, लीनियर कॉन्ग्रुएंस बनाएंगे, दैट इज जो ax है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आएगी, 1 मोडुलो p की, ठीक है। तो मोड p में हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं लीनियर कॉन्ग्रुएंस, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p। अब जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है उसमें मैंने बताया था आपको कि जो a और p की जो ये जीसीडी होती है, a और p की जो जीसीडी होती है वो कितनी जीसीडी होती है, d, और यहाँ पे जो d की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1।
क्योंकि जो ये p है वो क्या है, प्राइम नंबर, और जो ये a है इनमें से कोई एक नंबर है, तो इनकी आपस में जीसीडी कितनी आएगी हमारे पास, 1, क्योंकि प्राइम की किसी भी नंबर के साथ जीसीडी करोगे तो एक जो ये नंबर लेना है वो प्राइम नंबर, तो p तो इसमें इंक्लूड ही नहीं है, p-1 से छोटे नंबर है, राइट। तो यहाँ पे p प्राइम नंबर लिया, और प्राइम की किसी के साथ भी अगर जीसीडी देखेंगे तो वो कितनी आएगी हमारे पास, 1 आएगी, राइट। तो इसकी जीसीडी कितनी आ गई, 1। a और p की जीसीडी अगर 1 है तो जो ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, सेकंड इक्वेशन जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस बनाई है उसके बेस पे मैंने एक थ्योरम करवाई थी आपको कि अगर हमारे पास लीनियर कॉन्ग्रुएंस की a और p इनकी जीसीडी 1 आ जाए तो दैट मीन्स इसके कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इसका सिर्फ एक यूनिक सोल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, राइट। जितनी इसकी जीसीडी होगी उतने इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जीसीडी कितनी आ गई, 1, तो इसका मतलब इसका सिर्फ एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हम सपोज कर लेते हैं जो इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है वो सोल्यूशन क्या है, हमारे पास कोई एक आर है, राइट, कोई एक आर एग्जिस्ट कर रहा है और जो आर है वो इसी सेट को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, दैट इज p-1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, राइट। इसी सेट का कोई एक एलिमेंट है, तो दैट मीन्स इस इक्वेशन को अगर इसका एक सोल्यूशन हमने मान लिया आर, तो दैट मीन्स इस इक्वेशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो पी, तो ये इक्वेशन आ गई। तो अब हमारी क्या है रिक्वायरमेंट, क्या कि आर पे डिपेंड करता है आर की वैल्यू क्या होगी, राइट। अब हम चेक करते हैं कि अगर हमारी जो ये आर की वैल्यू ए है या फिर आर की वैल्यू ए नहीं है, इन दोनों कंडीशन के लिए चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, ए है, मींस इनमें से एक ए है, इस सेट में से है कोई, तो अगर आर की वैल्यू ए है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, इफ अगर हमारे पास जो आर है वो किसके इक्वल आ रहा है, ए के, राइट। तो अगर आर की वैल्यू क्या है, ए है, तो इस इक्वेशन को पुट कर देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो पी, ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो पी। तो इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो पी का, ये है ए स्क्वायर है तो ये 1 है तो इधर लेके आ सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो पी, तो ये टर्म भी लिख सकती हूँ मैं इसको, राइट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, दैट मीन्स ए माइनस 1 ए प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो पी, राइट। तो यहाँ से हमारे पास दो रिजल्ट आ गए कि जो a माइनस 1 और a प्लस 1 है ये किसके कॉन्ग्रुएंट आ गए, 0 मोडुलो 1 के। तो इसका मतलब या तो फिर a माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट आएगा 0 मोडुलो p में, राइट, और यहाँ फिर क्या हो सकता है कि a प्लस 1 क्या हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है 0 मोडुलो p में। इन दोनों की प्रोडक्ट कॉन्ग्रुएंट आ रही है 0, तो इसका मतलब कोई एक 0 भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं, राइट। a माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p और a प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p। तो इसका मतलब अगर a माइनस 1 क्या है, कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास 0 मोडुलो p के, तो दैट मीन्स जो p है किसको डिवाइड करेगा, a माइनस 1 को। तो यहाँ पे आप सीधा सोल्यूशन लिख सकते हैं कि यहाँ पे a माइनस 1 क्या है, कॉन्ग्रुएंट आ रहा है 0 मोड p के, तो यहाँ पे क्या a की कौन सी वैल्यू मैं पुट करूँ कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 बन जाए मोड p में, राइट। तो अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट करूँ तो 1 माइनस 1 0, तो 0 0 कॉन्ग्रुएंट, तो ये रिजल्ट 2 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1 आ गई, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या कितना चाहिए, 0 मोड p में, तो a की वैल्यू क्या पुट करूँ कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाए, 0। अगर मैं यहाँ पे p माइनस 1 पुट कर दूं, a की वैल्यू क्या पुट कर दूं, p माइनस 1, p माइनस 1 प्लस 1, p 1 और 1 कैंसिल हो गए तो p रह गया, p अपने आप में तो रिमाइंडर कितना देगा, 0, अपने आप को तो डिवाइड करेगा, इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया, 0। तो a इसका मतलब जो a की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, एक तो 1 आ गई और एक क्या आ गई, p माइनस 1 आ गई। तो दैट मीन्स कहने का कि जो हमने ए सेट लिया था उनमें से हम 1 और p माइनस 1 के लिए जो ये कॉन्ग्रुएंस है, जब r इसके इक्वल है a के लिए तो ये कॉन्ग्रुएंस क्या करेगी, इसको सेटिस्फाई करेगी। जब r हमारे पास a के इक्वल है तो जो a की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 और p माइनस 1 इस सोल्यूशन को क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। अब हम वो सेट लेके चलते हैं जब r हमारे पास a नहीं है, r की वैल्यू क्या है, a नहीं है, हम बाकी सारे सॉल्यूशन
लेके चलते हैं। अब हमारे पास 1 और p-1 एक सोल्यूशन आ गया, राइट। इसका सोल्यूशन क्या है, एक 1 और एक क्या है p-1। अब हम इनसे डिफरेंट सोल्यूशन लेके चलते हैं। 1 और p-1 को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, राइट। अब जब r की वैल्यू a थी तो हमारे पास जो सोल्यूशन उस इक्वेशन को कॉन्ग्रुएंस लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को सेट कर रहे थे वो कौन कौन से थे, 1 और p-1। तो अब हमारे पास जो हमने a सेट एज्यूम किया था दैट इज 1 2 3 अप टू सॉन p-1। तो इनमें से अब हम क्या कर रहे हैं, 1 और p-1 एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये टर्म्स निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब जो a सेट है हमारे पास जो टर्म्स बच गई वो क्या कौन कौन सी बच गई, 2 3 अप टू सॉन p-2 तक, राइट। जो ये वाली टर्म्स बच गई अब हमारे पास, अब ये टर्म्स कितनी होंगी हमारे पास, p-3, क्योंकि ये टर्म इसमें ध्यान दीजिए कितने आगे 1 नहीं है इस टर्म में, तो यहाँ पे कहाँ पे फिनिश हो रहा है, p-2 तक। यहाँ पे एक टर्म नहीं तो एक और माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो p-2 और एक -1 कर देंगे हम यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा, p-3 टर्म्स। तो इसमें टोटल टर्म्स कितनी है हमारे पास, p-3 टर्म्स है, राइट। तो a की कितनी टर्म्स हमने अज्यूम कर ली, जो आ गई हमारे पास p-3 के लिए। अब इन सब के लिए हम ये कॉन्ग्रुएंस चेक करनी है। अब हमने क्या लिया है कि जो a है, अब वो जो a r के इक्वल नहीं होगा, राइट। तब हमने यही लिया था कि जो a है वो r है जो a के इक्वल है, राइट। अब हम मान के चलते कि जो r है वो a के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग बच गई उनके लिए हम कॉन्ग्रुएंस सेट करेंगे। तो इसका मतलब कि जो ax इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p था, राइट, उनके लिए तो एक ये इस सोल्यूशन के लिए तो कोई ना कोई एक कॉन्ग्रुएंस आ गई 1 और p-1। अब इनके लिए निकालनी थी तो इनके लिए कोई एक अनदर सोल्यूशन भी तो एग्जिस्ट करेगा, इनका भी कोई एक अनदर सोल्यूशन हो सकता है। वो हम मान के चलते कि कोई a b इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p। इस कॉन्ग्रुएंस के लिए अब हम चेक करेंगे कि जो अभी ये a की वैल्यू कहाँ से बिलोंग कर रही है, 2 से लेके p-2 तक। AB is congruent to 1 मोडुलो P। अब इन टर्म्स के लिए अब हम चेक करते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है कि अब जब ये वाली टर्म है 2 3 p-2, ये कॉन्ग्रुएंस इस कॉन्ग्रुएंस को क्या करेंगे, ये सेटिस्फाई करेंगे। मींस इसमें हम क्या करते जाएंगे, इन टर्म्स को पुट करते जाएंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट टर्म जो आएगी a2 वाली आएगी, जो ये b आई b भी किसको बिलोंग करे, इसी सेट में से कोई एक एलिमेंट होगा जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, राइट। इस कॉन्ग्रुएंस को हमने क्या लिखा, कोई एक b है जो सेटिस्फाई करेगा और वो b होगा इसी एलिमेंट का एक पार्ट होगा, इसी सेट का कोई एक पार्ट होगा। तो a2 b2 कोई होगा जो किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, 1 मोडुलो p के। a3 b3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p। तो ऐसे कंटिन्यू करते टाइम तो हमारे पास लास्ट जो टर्म बनेगी वो टर्म कौन सी बनेगी, p-3/2 b p-3/2 is congruent to 1 मोडुलो p। ये p-3/2 क्यों आई, क्योंकि हमारे पास जो टोटल टर्म्स हैं इस सेट में से वो टोटल टर्म्स कितनी है, p-3, और कितनी कॉन्ग्रुएंस है यहाँ पे, 2 कॉन्ग्रुएंस है, 2 की प्रोडक्ट है ना। तो इसका मतलब कि जो p-3 टर्म्स हैं टोटल कितनी कॉन्ग्रुएंस पे लग रही है, ये 2 पे। तो राइट, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे पास कॉन्ग्रुएंस, लास्ट टर्म कितनी बन जाएगी फिर, a p-3/2 b p-3/2, क्योंकि अब हम इन सभी इक्वेशंस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये p-3/2 वाली स्टेटमेंट भी अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास एट द एंड रिजल्ट वही बन जाएगा, p-3 इक्वेशंस हमारे पास रिमेनिंग बच जाएंगे। अब इन सब इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे, a1 b1 a2 b2 a3 b3 to a3 b3 अप टू सॉन a p-3/2 b p-3/2 इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये सारे 1 के तो 1 into 1 1 into 1 1 मोडुलो p में, राइट। तो अब जो ये a और b सेट है एक्चुअल में ये किनकी प्रोडक्ट है, क्योंकि ये जो टर्म है p-3/2 और p-3/2 p-3/2 प्लस p-3/2, तो ये एट द एंड ये टोटल टर्म्स कितनी है हमारे पास, p-3 टर्म्स ही है।
तो इसका मतलब कि जो एट दी एंड जो रिजल्ट आया है हमारे पास, जो ये इनकी प्रोडक्ट आई है, उनकी प्रोडक्ट में एलिमेंट्स टोटल कितने हैं, लास्ट वाले एलिमेंट्स का आप देखो तो ये कितने बनेंगे, p-3/2 प्लस p-3 मीन्स टोटल p-3। तो इसका मतलब जो हमने सेट एज्यूम किया था 2 से लेके p-2 तक, तो ये उन्हीं एलिमेंट्स की क्या होंगी, हमारे पास प्रोडक्ट होगी, उन्हीं एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, ये बिलोंग करेंगे। तो दैट मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 4 5 4 2 into 3 into 4 up to son p-2 तक is congruent to 1 modulo p, राइट। तो यहाँ पे मैं इंटू 1 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। 1 2 3 4 अप टू p-2 तक बन गई। तो इसका मतलब जो ये है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, p-2 का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p, क्योंकि इसको p-2 के फैक्टोरियल को आप सॉल्व करोगे तो कैसा बनेगा, इसी टर्म का बनेगा, p-2 p-3 p-4 अप टू कंटिन्यू 1 4 3 2 1 ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये है, ये किसके इक्वल आएगा, p-2 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है कि जो p-1 का फैक्टोरियल वो कॉन्ग्रुएंट आएगा -1 मोडुलो p में, राइट। एक आपको रिजल्ट ये ध्यान में रखना है, जो जर्नल है, कि जो p-1 है, राइट, जो p-1 है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, -1 मोडुलो p के, राइट। जो p-1 है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, -1 मोडुलो p के। ये क्यों आया, क्योंकि आप इसको करके देखो, जो p है इसको डिवाइड करो p-1 माइनस ऑफ -1 से, तो दैट मीन्स जो p है वो डिवाइड करेगा p-1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल, p को p डिवाइड्स p, दैट रिजल्ट इज 2। तो दैट मीन्स जो हमने ये कॉन्ग्रुएंस लिखी है, ये कॉन्ग्रुएंस भी क्या है हमारे पास, 2 है, कि जो p-1 का कॉन्ग्रुएंस होगी वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, -1 मोडुलो p के। तो इस सेकेंड और ये थर्ड इक्वेशन से हमें क्या पता लग गया कि ये p-2 का फैक्टोरियल, ये p- इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब p-1 इनके साथ क्या होगा, एक मल्टीप्लाई हो गया, तो दैट मीन्स p-1 का फैक्टोरियल, क्योंकि p-1 इसका फैक्टोरियल खोलोगे p-1 p-2 का फैक्टोरियल, यही बनेगा, किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, 1 इंटू -1 मोडुलो p में, राइट। तो हमें यही टर्म प्रूव करनी थी कि अगर हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर है तो वो किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, p-1 जो फैक्टोरियल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, -1 मोडुलो p के, राइट। तो ये था हमारे पास विल्सन थ्योरम। तो अब हमने क्या किया है कि अब इसका विल्सन थ्योरम का प्रूव कर लिया, तो अब इसका एक एग्जांपल देते हैं कि इसका यूज कहाँ पे होता है एक्चुअल में, राइट। तो इसका यूज कहाँ पे, कि मान लो अगर आपको कोई फैक्टोरियल में टर्म दी है और आपको कहा है कि उसका रिमाइंडर फाइंड करो किसी भी मोड में, राइट। तो सपोज आपको कहा है कि 15 फैक्टोरियल है इज डिविजिबल बाय 17। अब हमें क्या करना है कि इसका फैक्टोरियल फाइंड करना है, फाइंड द फैक्टोरियल व्हेन 15 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 17। तो राइट, अब हम यहाँ पे कौन सी टर्म आ गई, फैक्टोरियल की, और फैक्टोरियल हमने किस टर्म में पढ़ा है, विल्सन थ्योरम में। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, विल्सन थ्योरम का। तो विल्सन थ्योरम क्या थी अभी, कि जो p-1 का फैक्टोरियल होगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, -1 मोडुलो p के। तो लेकिन यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 17 है, तो इसका मतलब कोई मेल नहीं खा रहा है ना। तो हमें इस फैक्टोरियल को भी यूज करना है, कुछ इस तरह से बनाना कि ये टर्म बन जाए 15 और 17, मोड 17 में बन जाए। तो क्या इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि p-1 और p-2 का जो फैक्टोरियल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, -1 मोडुलो p के, राइट। तो इसका मतलब कि p-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडुलो p और p-2 का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड p। तो अब यहाँ पे कितने हैं, 17। तो इनमें से कौन सी इक्वेशन में पुट करें कि हमारा जो रिजल्ट है वो मिल जाए हमें इस इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे अगर p-17 करना है तो 17 - 2 दैट इज 15 फैक्टोरियल किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, -1 मोड p के। तो p-2 का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडुलो p। तो यहाँ से आपको बिल्कुल इजीली रिजल्ट मिल गया। इसको इतना 15 फैक्टोरियल नहीं तो आपको सॉल्व करना पड़ता, राइट। लेकिन विल्सन थ्योरम की हेल्प से आपको इतना कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ा प्राइम नंबर की हेल्प से और विल्सन थ्योरम की हेल्प से। तो यहाँ पे कितना आ गया, जो 15 फैक्टोरियल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, -1 मोडुलो
पी कितना अब यहाँ पे 17, यहाँ भी पी 17 था, 17 माइनस 2 15, तो 15 फैक्टोरियल किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, -1 मोडुलो पी के। उप्स सॉरी गाइस, यहाँ पे +1 आएगा क्योंकि जो ये है -1 तो एक के साथ जाएगा, नहीं तो -1 इंटू -1 करेंगे ये तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 चाहिए। तो यहाँ पे जो रिजल्ट अभी पीछे गए तो वो p -1 फैक्टर किसके कॉन्ग्रुएंट आ रहा था, -1 के, लेकिन p -2 फैक्टर किसके कॉन्ग्रुएंट आ रहा था, +1 मोडुलो पी के। तो दैट मीन्स p -2 का फैक्टोरियल किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, +1 मोडुलो पी के। तो 15 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू +1 मोडुलो 17। तो यहाँ से जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो ये हमारे पास क्या होगा, इजी वे हो गया ना, राइट। क्योंकि अगर आपको फैक्टोरियल सॉल्व करना पड़ता अगर आपके पास विल्सन थ्योरम ना होती। ओके गाइज, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इंफॉर्मेटिव स्पॉट।